Hello everyone, welcome to the Beer Paper Learning YouTube channel. In this video, we are going to discuss about terminal velocity. So let's study about this. When a body is dropped in a viscous liquid, it first accelerated and then acceleration becomes zero and it attains a constant velocity that is called terminal velocity. So what I mean कि अगर कोई भी एक विस्कस लिक्विड आप कंसिडर कर सकते हो तो विस्कोसिटी उसकी कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए वहाँ पे। तो अगर हम वहाँ पे कोई भी एक बॉडी जो है वो उस पर फॉल करते हैं, उस लिक्विड में अगर फॉल कर रहे हैं तो वो बॉडी जो है वो पहले एक्सेलरेट होगी उस लिक्विड में और एक्सेलरेट होने के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। मींस उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो। मींस एक्सेलरेशन कब होती है, जब चेंज इन वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो जब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मींस वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी को। तो अब पहले मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि आपके पास वो जो है वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों गेन कर लेती है। जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस है, कोई सॉलिड सरफेस है, ये मैंने एग्जांपल आपके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखी है कि अगर कोई एक सरफेस है उसके ऊपर कोई भी एक अनदर सॉलिड सरफेस को मैं अगर मूव करती हूँ, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या टेंडेंसी होती है कि वो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मोशन कौन कर रहा है, अब जो ऊपर इसके एक बॉडी आपने जिसको आप मूव करवा रहे हो। ऐसे ही आपके पास दो लिक्विड की लेयर्स में, जैसे एक ये लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, इन लेयर्स में जो अगर मोशन होता है तो दैट मीन्स वो एक लेयर दूसरी लेयर के लिए एक अपोजिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करती है। किस चीज़ के लिए, मोशन ऑफ द लेयर्स के लिए। ऑब्वियसली जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे लिक्विड्स की लेयर्स में क्या है, मोशन है। तो वहाँ पे उनके मोशन में वहाँ पे एक ओपोजिशन फोर्स क्रिएट करेगा जिसको आप बोलते हो विस्कस ड्रैग। दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। अगर तभी दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग हेयर द विस्कस लिक्विड, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे विस्कस ड्रैग जो है वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द विस्कस फोर्स, और वो हमेशा ही मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब जैसे अब मैंने कंसिडर करा ये जो बॉडी है वो डाउनफॉल डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास कोई भी एक विस्कस लिक्विड जो हमने बीकर में कंसिडर कर रखा है, तो इस बीकर में कोई भी एक लिक्विड जो प्रेजेंट है वो एक जो भी बॉडी होगी जब फॉल कर रही होगी वो उसकी लेयर्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। मींस उसकी जो लेयर्स हैं लिक्विड की वो मोशन में आएंगी, और जब वो मोशन में आएंगी दैट मीन्स देयर इज अ विस्कस ड्रैग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वहाँ पे सपोज अब मैं पहले यहाँ पे जो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उस लिक्विड उस स्फेरिकल बॉडी पे वो कंसिडर कर लेती हूँ। फर्स्ट फोर्स है हमारे पास, अगर एक कंसिडर करते हो विस्कस ड्रैग, जो अभी हमने डिस्कस करी, विस्कस ड्रैग फोर्स। विस्कस ड्रैग फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एफ, विस्कस ड्रैग फोर्स, जो कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हमेशा ही ये ऐसा फोर्स होता है जो फ्रिक्शनल फोर्स के जैसा होता है, जो कि मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। तो मोशन ऑफ बॉडी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की जो है डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। सेकेंड जो उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू mg। और हमेशा जो वेट होता है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। द थर्ड काइंड ऑफ फोर्स इज देयर दैट इज द अपवर्ड थ्रस्ट। जैसे हमारी कोई जो बॉडी है वो एक लिक्विड में नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रही है तब वहाँ पे एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट होगा। अपवर्ड थ्रस्ट मींस वहाँ पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। जैसे हमारा जो बॉडी है वो लिक्विड में मूव कर रही है, बट वो जो बॉडी की एक रिएक्शन के ऑपोजिट, एक्शन के ऑपोजिट एक रिएक्शन रहेगा, तो दैट्स वाई हमारे पास जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू द अपवर्ड थ्रस्ट। तो अपवर्ड थ्रस्ट जो कि क्या वहाँ पे करेगा, आपके लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दिस इज द फोर्स दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अपवर्ड थ्रस्ट
और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ T से, ये रहेगा इक्वल टू दी वेट, जितना हमारा लिक्विड का वेट जो है वो डिस्प्लेस हो चुका है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये तीन फोर्सेस जो है वो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स कंसीडर कर लेती हूँ। तो पैरामीटर्स हमारे पास, सपोज जो मैंने बॉडी यहाँ पे फॉल करी है उसकी मैंने रेडियस यहाँ पे कंसीडर करी है, रेडियस इज इक्वल टू आर, जो भी बॉडी फॉल करी दैट इज अ स्फेरिकल बॉडी, उसकी मैंने रेडियस मान ली आर, और जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी डेंसिटी मैंने मान ली यहाँ पे रो, ठीक है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वो मैंने कंसिडर कर ली यहाँ पे रो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमने विस्कस लिक्विड यहाँ पे कंसिडर करा है उसकी भी यहाँ पे एक डेंसिटी कंसिडर करेंगे दैट इज द सिग्मा। और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्ट करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे ईटा। तो इन पैरामीटर्स के थ्रू हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे जो हमने डिस्कस करा वो क्या चीज़ डिस्कस करी कि ये जो बॉडी है जब लिक्विड के अंदर फॉल करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एक्सेलरेट, पहले ये एक्सेलरेट होगी, बट कुछ टाइम के बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कब होगी, व्हेन आपकी जो फोर्सेस हैं इक्वल हो जाएंगी जीरो के, जो भी उस पर नेट फोर्स लग रही है अगर वो फोर्स जो है वो जीरो हो गई तब आपके पास एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाती है, जीरो। आपने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तब वो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। तो अब इस स्फेरिकल बॉडी पे जब सारी की सारी नेट फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो जाएंगी, दैट मीन्स उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन अटेन हो रही है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो के। तो पहले तो मैं नेट फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट करती हूँ। नेट फोर्सेस यहाँ पे कौन कौन सी होंगी, एक आपके पास है फोर्स विस्कस ड्रैग, एक वेट WmG, और एक है अपवर्ड थ्रस्ट, और इनकी जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट बाकी दोनों जो फोर्सेज हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, थ्रस्ट भी और विस्कस ड्रैग भी। तो मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ी सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पे लगेगा FD विस्कस ड्रैग, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा FG जो कि वेट के कारण है, या फिर mg कह सकते हैं आप उसको, और एक और फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, वो हमारे पास क्या रहेगी, अपवर्ड थ्रस्ट की फोर्स, ठीक है। तो थ्रस्ट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। नाउ W माइनस T माइनस F शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तो हमारे पास पहले तो मैंने आपको बताया नेट फोर्स रहेगी आपके पास, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू जीरो व्हेन इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, व्हेन इट अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू T प्लस F। तो ये हमारे पास ये रिलेशन बनेगा हमारे पास F इज इक्वल टू W, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि W इज इक्वल टू F इक्वल टू W माइनस T, और आप किसी तरह से भी आप इस रिलेशन को लिख सकते हो। नाउ अब हमारे पास स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो विस्कस ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, किसकी इक्वल थी, 6 पाई ईटा RV। दिस वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टोक्स लॉ। जो स्टोक्स लॉ ने विस्कस ड्रैग की वैल्यू कैलकुलेट करी थी दैट वाज 6 पाई ईटा RB। और आपको पता है कि ईटा क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, एंड V इज हियर व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमने पीछे अपने वीडियो में डिस्कस भी करा है कि व्हाट इज यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हमने मानी थी जब हमने स्टोक्स लॉ की यहाँ पे डेरिवेशन करी थी। नाउ अब ऐसे ही हम यहाँ पे W की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले W की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, mg, व्हाट इज m, मास। मास की हमारे पास मास का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, अब यहाँ पे वेट जो है वो किसका है, ये बॉडी का। तो जो डेंसिटी हमने बॉडी की कंसीडर करी दैट वाज इक्वल टू रो।
तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब जो बॉडी है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल जो बॉडी है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ऑलराइट, तो मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा यहाँ पे जी, तो इसकी वैल्यू रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डब्ल्यू। ऐसे ही हम यहाँ पे अब जो लास्ट हमारे पास फोर्स है दैट इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट हमारे पास कितना रहेगा, दैट इज द इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेस हो चुका है फ्लूइड उसका जो वेट रहेगा दैट इज इक्वल टू, वो भी हमारे पास किसके इक्वल रहेगा m इंटू जी के इक्वल, और m हमारे पास किसके इक्वल है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी जो हमने फ्लूइड की मानी थी वो किसकी इक्वल थी सिग्मा की इक्वल, वॉल्यूम उसका क्या रहेगा बच्चे यहाँ पे, जो भी ये वॉल्यूम रहेगा वो भी हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, क्योंकि जो डेंसिटी वहाँ पे फ्लूइड की जो भी वेट उसने वहाँ पे डिस्प्लेस करा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो किसके प्लेस के विद रिस्पेक्ट टू उसने डिस्प्लेस करा है, जो स्फेरिकल बॉडी वहाँ पे आई है इसी पार्ट का जो आपके पास लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो चुका है। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है कि उस वॉल्यूम में जहाँ पे पहले वो लिक्विड प्रेजेंट था उस वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया स्फेरिकल बॉडी ने, तो उस वॉल्यूम के इक्वल जो आपके पास लिक्विड था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो दैट मीन्स वो जो उसका वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा स्फेरिकल बॉडी के इक्वल, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या रहेगा जी, दैट इज ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। नाउ we calculated all the values of different forces, ठीक है। अब हमने सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करना है, जो हमारे पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हमारे पास f जो था वो किसके इक्वल था, यहाँ या फिर आप ले सकते हो w इक्वल टू t प्लस f भी ले सकते हो, बट मुझे 6 पाई ईटा आर बी से उसको मतलब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं 6 पाई ईटा आर वी को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेती हूँ। 6 पाई ईटा आर वी दैट इज द वैल्यू ऑफ ड्रैग फोर्स, ऑलरेडी डिस्कस ड्रैग फोर्स। तो F इज इक्वल टू W माइनस T। अब W और T का जो रिलेशन है मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ पहले ही वैल्यूज 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो दोनों में कॉमन है, और G भी कॉमन है, और अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा रो माइनस सिग्मा, ठीक है, दैट इज द रो माइनस सिग्मा, बिकॉज वी हैव अ रिलेशन W माइनस T। तो W में हमारे पास क्या था डेंसिटी रो, और T में अपवर्ड थ्रस्ट में उसकी डेंसिटी क्या थी सिग्मा, तो दिस इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से जो भी फैक्टर यहाँ पे कैंसिल आउट होकर बचेगा दैट इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, यहाँ से एक आर जो है एक आर के यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा, तो आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा के डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। सो we calculated the expression of the terminal velocity. So on which factors the terminal velocity depends? देखो सबसे पहले इसका फैक्टर रहेगा रेडियस, ठीक है। जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में क्या क्या जो है वो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज रेडियस, जो कि क्या होनी चाहिए वेरिएबल, ठीक है बच्चे। तो एक तो है हमारे पास रेडियस, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो भी हमारे पास वेरिएबल रहेगा हर लिक्विड के लिए, और दूसरा इनकी डेंसिटीज, ठीक है। तो रो आपके पास क्या थी डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, अगर स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी भी वेरी करेगी, और अगर लिक्विड हमारे पास डिफरेंट होगा जिसकी कुछ डेंसिटी अलग होगी, तो दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग हमारी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वेरी होगी। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, डेंसिटीज ऑफ द फ्लूइड and liquid and coefficient of viscosity. So these are the factors on which terminal velocity will depends. So this was all about the terminal velocity. If you like our video then please subscribe our channel.